वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले 3 साल से हमारी बहन समस्या लेकर आए हैं, बहुत दुखी है। आज तक भी बरखा है। दादा इस साल का पूरा लगान माफ कर दो। कोई प्रॉब्लम योहानिस चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ करें। हमने बता दिया है कि नामुमकिन है। देखिए लेकिन मुमकिन है। शर्त ये है कि तुम हमको मुश्किल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान। शर्त मंजूर है? ठीक है, हम शर्त बनाते हैं। तुम हमको मुश्किल में हराओगे तो तुम्हारे इस साल का तो क्या, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देंगे। ठीक है, हम सब और अगले 2 साल का लगान साहिब के खाते में कट्ठा होने का ऐलान हुआ। पिछले 3 साल से हमारी प्रजा ने सिद्धेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं की। मुझे विश्वास है कि अगर आप दिलेर से बात करेंगे वो बात टालेगा। जी चीफ मोटिवेटर के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसा ऐतिहासिक पल है हम सब अभिकर्ता साथियों के लिए कि ऐसा कार्यक्रम मेरे एजेंसी ईयर में तो मैंने 19-20 साल के इस कार्यक्रम में, इस मेरे कार्यकाल में मैंने नहीं देखा है। हम सब के लिए आज का दिन बड़े ही गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और हम सबका एक कार्यक्रम है और हम सब आनंदित से इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। मैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिट कांकेर के जाबाज हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शालिग्राम साहू जी को मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आकर के आप अपना अध्यक्ष ही आसन ग्रहण करेंगे। श्री शालिग्राम साहू जी आइए सर। हमारे लियाफी यूनिट की जान एवं शान हमारे संरक्षक भैया आदरणीय श्री कन्हैया उसेंडी जी, डिविजनल चेयरपर्सन बस्तर जोन, उनसे मेरा आग्रह है कि आप मंच पर सादर स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, आप सबसे आग्रह तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे संरक्षक श्री विजय बनकर जी भैया जी से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे। सादर आमंत्रित हैं। साथियों, हम सब जिस शाखा के तहत हम अपने जीवन का एक प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र प्रेम में हम लगे हुए हैं, ऐसे शाखा के मुखिया हमारे युवा साथ ही साथ ऊर्जावान श्री आकांक्षु कुंभारे सर जी से मेरा आग्रह है
कि महोदय जी आप आकर के मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, 1984 से एक असिस्टेंट के पद से जिन्होंने LIC के इस पावन मंदिर में जिन्होंने अपना पदार्पण किया, और आज हम सबका सौभाग्य है कि जिन्होंने अनवरत लगातार अपनी उपलब्धियों को हासिल करते हुए कई कार्यों में, कई पदों में उन्हें रहे। मैं बाद में इस कार्यक्रम के बाद में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। अभी मैं आग्रह करूंगा और सब साथियों से निवेदन भी करूंगा कि मंच पर श्री शंभू सरकार जी, पूर्व SDM, MM एवं आज के चीफ मोटिवेटर हमारे सर जी को ससम्मान मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियों से स्वागत करेंगे। कई डिवीजनों की शान है, तालियों से स्वागत हम करें, क्योंकि आज हमारी महफिल की शान है, आज हमारे महफिल की शान है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री श्रीकांत तिवारी सर जी, सहायक शाखा प्रबंधक, उनसे मेरा आग्रह है सर आप यथास्थान बैठे हैं, इस मंच के माध्यम से आपका सादर सा सम्मान है। श्री व्यास जी से, विकास अधिकारी से मेरा निवेदन है सर आप मंच के सम्मुख स्थान ग्रहण करेंगे। सर श्री अशोक कुमार मंडल जी, विकास अधिकारी, उनसे मेरा आग्रह है कि आप यथा स्थान ग्रहण करेंगे। श्री कौशल आगड़ा जी, विकास अधिकारी, संभवतः आ रहे हैं, कुछ जाम की वजह से फंसे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि मंच में सादर सम्मान अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही साथियों, मैं हमारे CLI चैनल्स हैं, उनके मुखिया जो अपने साथ साथ बहुत से हमारे अभिकर्ता साथियों को साथ लेकर के इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में और LIC के कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे चीफ मुखिया जो हमारे अभिकर्ता साथी हैं, उनसे मैं उनका नाम का वाचन करूंगा। कृपया वो अपना उनका स्थान ग्रहण करेंगे CLI की पंक्तियों में। श्री देमन जैन जी, श्री निखिल सरकार जी, श्री रेखराम साहू जी, श्री मुकुंद साहू जी, श्री देव कुमार साहू जी, श्री अनिल यादव जी, श्री आलोक शर्मा जी, शर्मा जी पहले ये कराते निगम पहले निगम गुलाब भाई,
आप हमारे शाखा के मुखिया श्री कुम्हारे सर जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं हमारे वरिष्ठ के साथ स्वागत करें, स्वागत करें। आती है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। हमारे बीच ऐसे भी अभिकर्ता साथी हैं जो इस वर्ष उत्कृष्ट कार्य किए हैं। वैसे उन साथियों को मैं मंच में अविलंब बुलाना चाहूँगा। जैसे ही मैं नाम का वाचन करूंगा, आकर के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शंभू सरकार जी एवं हमारे शाखा प्रबंधक श्री कुम्हारे सर जी एवं हमारे मंचासीन सभी साथियों से वो स्वागत प्राप्त करेंगे। डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा काम करने की तैयारी में होंगे और मैं पूरे अभिकर्ता संगठन को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उद्बोधन की कड़ी में मैं अंतिम वक्ता के रूप में समय को देखते हुए हमारे संरक्षक महोदय श्री उसेंडी भैया जी से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त उद्बोधन 2 शब्द कहेंगे। श्री उसेंडी भैया जी। सर, श्रीमान शंभू सरकार सर, हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम के गौरव बढ़ा रहे हैं हमारे शाखा प्रबंधक श्रीमान आकांशु सर जी, हमारे शाखा काकेर के अध्यक्ष शालिग्राम साहू जी, शाखा काकेर के फेडरेशन के वरिष्ठ साथी बनकर जी, विकास अधिकारी श्री पंकज साहब, सिलिया साथी, हमारे तारक भाई, हमारे अभिकर्ता महिला साथी। ये कार्यक्रम को आयोजन करने का एक उद्देश्य है, जितने भी योजनाएं आती है ब्रांच का टारगेट को ऊपर करने के लिए या डिवीजन को टॉप करने के लिए या जोनल में टॉप आने के लिए जो भी कार्यक्रम आता है वो गवर्नमेंट के साइड से रहता है, LIC की साइड से रहता है, प्रबंधन की तरफ से रहता है और करते अभिकर्ता लोग हैं। तो अभिकर्ताओं के जो संगठन उसने विचार किया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ प्रोग्राम्स करें। ताली बजाने की लायक बात है। अभिकर्ताओं के संगठन ने ऐसा विचार किया कि क्यों ना हम अपने प्रयास से कुछ करें और उससे 2 फायदे होंगे। जो अनएक्टिव एजेंट हैं, बहुत इतने सर अप्रैल से लेकर अभी तक है, कुछ अभिकर्ता तो एक्टिव भी नहीं हुए, एक भी पॉलिसी नहीं लगी, ऐसा भी अभिकर्ता है। तो कम से कम वो अभिकर्ता के लिए एक पॉलिसी हम अनिवार्य रखते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होगा तो एक पॉलिसी तो देके जाएगा और 200 रुपया, तो जो 200 रुपया देगा वो भी उसको फ्री मिलेगा। भाई कमीशन तो आएगा ना, एक पॉलिसी का कमीशन तो आएगा ना। और ये कार्यक्रम 1.5 लाख रुपए का लगभग का है। बाकी कार्यक्रम जो है जो सीनियर साथी वो कर लेंगे, ये बात। तो हम लोग जो है किसी न किसी रूप में हमारे जो संगठन है अभिकर्ता के हित के लिए, तो क्यों ना दोनों हित रहे। भाई ब्रांच भी हमारा प्रोग्रेस करे, LIC भी हमारा प्रोग्रेस करे, हमारे अभिकर्ता के जेब में भी कुछ पैसे आए। ऐसे पॉजिटिवली ऐसा सोच के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। सर, ये कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, सर आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए जितने सारे अभिकर्ता हैं एक पॉलिसी लगाए हैं सर। और आपको सुनने के बाद सर जस्ट 15 तारीख थी, कल नहीं परसों है, मुझे लगता है एक पॉलिसी, मतलब हमने ब्रांच मैनेजर साहब को वादा किया है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे अभिकर्ता आएंगे, वो एक पॉलिसी लगाएगा और 1 डे में, एक दिन में 200 पॉलिसी प्लस हम जमा करेंगे। ये हमने वादा किया आज के लिए। अब मुझे उम्मीद है सब लोग जमा कर दिए हैं या किसी का आ रहा है। सर आपको सुनने के बाद 15 तारीख को शायद
15 तारीख को शायद हम लोग कांकेर की जो ब्रांच की जो स्थिति है पूरे जोनल में टॉप कर जाएंगे सर। कांकेर की ब्रांच को हम आपके स्पीच के बाद पूरे जोनल में टॉप करके लाएंगे सर। 1000 एक दिन में 1000 करेंगे सर, एक दिन में 15 तारीख को। एक दिन में 1000 तैयार हो। यस सर, हाथ खड़े करेंगे। यस सर। इस वर्ष अभी तक पूरे जोन में कोई भी ब्रांच 1000 नहीं किया। और आपको एक अंदर की बात बता दूं, 11 तारीख के दिन राजनांदगांव ब्रांच डिसाइड किया था 1000 करने का, लेकिन वो 700 में निपट गया। तो कांकेर को दिखाना है, कांकेर को करके दिखाना है। यस सर। पूरा हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि कांकेर कहाँ है, और आप सबके अंदर वो सामर्थ्य है। एक बार दिखाना है कि कांकेर के सबके अंदर एक योद्धा है, और वो योद्धा जिस दिन बाहर आता है हम पूरा दुनिया फतेह कर सकते हैं। ये दिखाना है। तालियां तालियां तालियां। जी सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये कार्यक्रम को हम लोग अपने बोलने के लिए नहीं किए हैं, हमको सर को सुनना है। चूंकि फेडरेशन के तहत हो रहा है ये कार्यक्रम, इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो एक दो बात छोटी छोटी मैं बोल देता हूँ, उसके बाद मैं अभी स्थान ग्रहण करूँगा। सर ये होता है क्या है कि अभिकर्ताओं का संगठन है, और एक बार मुसीबत ये आया था, 2 बार आया था अभिकर्ताओं के लिए। एक बार सूखा पड़ा था सर, सूखा पड़ा था, बिजनेस किसी को नहीं मिल रहा था, भयंकर सूखा पड़ा था, अपने परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं हो रहा था। ये फेडरेशन जो लीडर हमारे सेंट्रल इंडिया लेवल के, उन्होंने चेयरमैन के साथ बात किया, सूखा राहत की घोषणा कराया। जिस जिले को सूखा राहत घोषणा कलेक्टर ने किया था, उस जिले के अभिकर्ताओं को बिना ब्याज के एडवांस 50-50 हजार रुपया उनके अकाउंट में डलवाए थे, जिसको 10 किस्तों में कटवाने की बात हुई थी। वो यही संस्था है। ताली बजाओ भाई। यही संस्था ने अभी 2 साल पहले, हमारे काम धाम नहीं चल रहे थे, हमारे दुकान बंद थे, सभी के दुकान बंद थे, और हम नौकरी वाले तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को भी पैसा चाहिए था। तो कोविड महामारी के दौरान 50-50 हजार रुपया हमारे खाता में डले थे, और ये जो है एप्लीकेशन देने के बाद या बिना एप्लीकेशन के भी हर एक के खाता में 50-50 हजार रुपया डला था। तो ये संस्था जो है अभिकर्ताओं के लिए काम करती है, आने वाले समय में भी अभिकर्ताओं के लिए काम करते रहेगी, और जितने सारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मैनेजमेंट से बात करके ऐड कराते रहेंगे। स्पीकर से कहाँ चलेगा? आ रहे हैं, जब तक आ रहे, मैं खत्म कर रहा था, जब ही गई। पूरे भारतवर्ष में अभिकर्ताओं के जो संगठन है, फेडरेशन है, वो जितने सारे फेडरेशन है मिल करके चेयरमैन साहब के साथ में बैठक हुआ, जिसमें चेयरमैन क्लब मेंबर को 7 लाख का कार एडवांस मिलता था बिना ब्याज का, वो अब 9 लाख कर दिया गया। ताली बजाएं भाई, 9 लाख हो गया है। चेयरमैन क्लब का ग्रुप इंश्योरेंस अब 8 लाख हो गया, ये भी अच्छी बात है, ताली बजाएंगे। LIC अभिकर्ता को गवर्नमेंट की तरह सुविधा मिलती है अगर क्लब मेंबर हासिल किए हैं। तो मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं, पति और पत्नी दोनों का इलाज का मेडिकल फैसिलिटी LIC ने मान लिया है, ताली बजाएंगे भाई। और हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो इसमें 2 कंडीशन है, एक 15 साल कंटिन्यू, और दूसरा 60 साल, वो दोनों जरूरी है। अगर ये आप कर लेते हैं वर्क, तो आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। और पहले ग्रेजुएटी 3 लाख मिलता था, हमारे फेडरेशन ने अभी जो हड़ताल किया था पिछले दिनों, उसकी वजह से 3 लाख से बढ़ाकर चेयरमैन ने 5 लाख कर दिया है। और आपको जो क्लब मेंबर हैं, अभिकर्ता हैं, उनको LIC की
सुविधाएं हैं, ऑफिस की है, और इनहोलप मिलता है, लेटर पेड मिलता है। उसको हम लोगों ने भी नया मांग में रखे हैं कि इनहोलप मत दीजिए, जमाना बदल गया है, चिट्ठी कोई नहीं लिखता। उसके बदले में हमको इंटरनेट का खर्चा दीजिए, ऐसा हमने मांग किए हैं। उम्मीद करते हैं अगले टाइम में पूरा हो जाएगा। और एक दो चीज का हम लोग विरोध किए थे सर, अभी इसके बाद एक दो चीज का हमने विरोध किए तो LIC के अभिकर्ताओं की कुछ भविष्य सुरक्षित हो पाया। आ गए थे काला नियम LIC एजेंटों के साथ में, एजेंट पोर्टेबिलिटी, सर यही शब्द है ना, एजेंट पोर्टेबिलिटी, बोलते नहीं होता, अंग्रेजी है ना। इसका मतलब समझा रहा हूं। एजेंट पोर्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि एक काला नियम आया था LIC के इतिहास में कि हम एजेंट पार्टी के लिए है। पार्टी अगर आप अपने एजेंट से खुश नहीं है तो एक आवेदन लगा देगा, एजेंट बदल सकता है। समझ रहे बात को? एक आवेदन लगा के एजेंट बदल सकता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मेरे 5000 कस्टमर हैं, मैं सीने चौड़े करके बात करता हूं, पुराना हूं, है ना। लेकिन मेरे को खत्म करने के लिए मान लो प्राइवेट कंपनी या कोई कंपनी अगर भीड़ गई तो रोज 100 एप्लीकेशन लगाएगा तो 5000 कितने दिन चलेगा। तो हमारे लिए काला दिन था, एजेंटों ने विरोध किया और ये जो है अभी नहीं लगेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए मैं सर को सुनना चाहूंगा। आपने शाखा प्रबंधक का दायित्व निर्वहन किया। सर 2008 में आप मैनेजर बैंक इंश्योरेंस एवं CLIA माइक्रो इंश्योरेंस बिलासपुर में सेवा दी। 2010 में आप मैनेजर सेल्स बिलासपुर में रहे। सर 2016 में चीफ मैनेजर भाटापारा में आपने सेवा दी। 2018 में सर मार्केटिंग मैनेजर के रूप में सतना डिवीजन में पदस्थ हुए। और साथियों 2021 से हमारा सौभाग्य रहा कि वे हमारे बीच, हमारे बहुत से साथी लोग जानते होंगे कि सरकार सर हमें MM के रूप में बीच में हमारे कायदे में आकर के भी आशीर्वचन देते रहे हैं। और 2022 में सीनियर DM, साथ ही साथ STC फैकल्टी मेंबर रायपुर का में सेवा देते हुए सर निवृत्तमान हुए हैं। साथियों हमारे LIC से उन्होंने निवृत्तमान हुआ है, क्योंकि एक नियम और एक आयु निर्धारित रहती है, लेकिन सर हमारे बीच से कभी भी निवृत्तमान नहीं होंगे। ऐसे ही हमारे जिन्होंने अपने जीवन के सारे पल को LIC के लिए समर्पित कर दिया है। साथियों आज हम लोगों के बड़ा ही सौभाग्य है कि हम उनका कुछ सुने। ऐसे विश्वास की प्रतिमूर्ति, विश्वास के मालिक, आस्था के धनी, जो अपने विश्वास के बलबूते में आज हर कोने में अपना स्थान बनाया है, ऐसे विभूति को मैं इस मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों खुशी के फूल उन्हीं के दिनों में खिलते हैं, खुशी के फूल उन्हीं के दिनों में खिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं, आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। इन शब्दों के साथ साथ हम सब आतुर हैं आपके शब्दों को सुनने के लिए, हम आपको सुनने के लिए। सर हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार एवं समय की विलंबता को देखते हुए, कार्यक्रम को और विलंब ना करते हुए यह सादर मंच आपको सादर समर्पित है। मैं अभिकर्ता साथियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा, साथियों ये आपका अमूल्य समय है, आप मोबाइल साइलेंट रखेंगे, इस पर विशेष आप ध्यान देंगे। धन्यवाद। साथियों से मेरा आग्रह है कि गर्मी में, भयंकर गर्मी में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप सब आए श्रीमान, ऐसा लग रहा है कि बीमारी को दवा मिल गई। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का आज का एजुकेशनल सेमिनार में। मैं चाहूंगा कि यहाँ से हम कुछ लेके जाएं।
जो गुच्छे में रहता है उसका दाम 100 रुपया किलो, और टोकरी में जो अलग अलग रहता है 40 रुपये को लेने के लिए तैयार नहीं। तो संगठन अगर है तो हम हैं, हमारा ताकत है, अकेले हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब किसी संगठन में हम शामिल हो जाते हैं, देखिए हमारा LIC का स्ट्रेंथ, LIC को दुनिया एक मॉडल के रूप में मानता है, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन है। सबसे पहले कौन सा संगठन है? विकास अधिकारी का CLI का यूनिट है, उसके ऊपर शाखा एक संगठन है, शाखा के ऊपर डिवीजन एक संगठन है, डिवीजन के ऊपर और बड़ा संगठन है जोन। तो उसी प्रकार से एजेंटों का भी अपना अपना संगठन है। तो लिया भी एक बहुत जबरदस्त संगठन है। हुसैनदी जी ने जो बताया ना, लिया कि अगर नहीं होता तो बहुत सारे बेनिफिट। एक तो हकीकत ये है, आप जान लो कि बच्चा जब तक नहीं रोता है माँ दूध नहीं देती। तो कोई संगठन का भूमिका बिल्कुल किसी भी संस्था के लिए वैसे ही है। और संगठन का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। जो स्ट्रेंथ अकेले हमारे पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मुट्ठी में जो शक्ति है, मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगली में नहीं, और रस्सी में जो ताकत है वो धागे में नहीं। तो संगठन ही शक्ति है। तो संगठन अगर हमारे साथ है, एक छोटा सा वीडियो देखिए कि कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना हमारे सामने आए, अगर हम एकत्रित हैं, एकता है हमारे बीच में, हम यूनाइटेड हैं, तो बड़े से बड़े खतरे का भी हम मुकाबला कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे और संगठन का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर है, सबसे मजबूत आदमी है। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका संगठन है। And have my non-profit charity taking me all around the world without a team. You know, many people find it very difficult to understand the importance of making sure that your team actually feels like a team and that you're building them up. You can have very strong chains trying to wrap something up, but if one of those links in the chain is weak, then the whole chain breaks. It's so important that you don't just look at the bottom line and the profit or loss. You don't just श्वास नहीं ले पाने के कारण मर जाता इतना बड़ा शिकारी भी। विराट शार्क से कैसे बचते हैं देखिए।
समय कम आगे बढ़ा देता हूँ। ये समझ लिए ना संगठन का ताकत क्या है। तो संगठित रहेंगे तो किसी भी चीज से हम मुकाबला कर सकते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर कांकेर ब्रांच का 500-600 अभिकर्ताओं का दो हाथ, मतलब 1000 हाथ एक साथ अगर है तो बड़े से बड़े ताकत से हम मुकाबला कर सकते हैं। बड़े बड़े चैलेंज, बड़े बड़े चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज सब हम में से हर कोई प्रेशर में है, परेशानी में है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ ना कुछ कमी है। तो जीवन में सबका, इंसान का जीवन साथी कौन है? इंसान का जीवन साथी कौन है? उसका अपना शरीर। और आज की तारीख में टीम वर्क का एग्जाम्पल है हमारा शरीर। हमारा शरीर एक परफेक्ट टीम है। जिस दिन हम इस धरती में आए उस दिन से पूरा टीम हमारे लिए काम कर रहा है, और जिस दिन अंतिम श्वास लेंगे उस दिन ये टीम काम करना बंद करेगा। और आज की तारीख में हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है, मतलब कम मेहनत से ज्यादा काम करने का तरीका आना चाहिए आदमी को। स्मार्टफोन है तो जब स्मार्टफोन है तो स्मार्ट हो गए ना, तो काम करने का स्टाइल भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए। मतलब कम मेहनत में ज्यादा काम हो, कम समय में ज्यादा काम हो, ऐसा उपाय हमको सोचना चाहिए। पुराने जमाने में जब हम पढ़ते थे स्कूल में, एक कहानी हम लोग सुनते थे कि एक कौवा था, बहुत मेहनती था, पानी प्यास लगा उसको, पानी पीना था, तो एक मटके के अंदर पानी बहुत नीचे हुआ करता था, तो पानी पीने के लिए पत्थर जो है वो डाला मटके में, फिर पानी ऊपर आया। दिन भर मेहनत करने के बाद उसको पानी नसीब हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो कौवा है ना, वो मॉडर्न हो गया है, वो स्मार्ट वर्क करता है। वो पत्थर कंकड़ नहीं ढूंढता है, वो ढूंढता है कि कहाँ जूस बेचने का दुकान है, कहाँ गन्ने का जूस बिक रहा है। वो उड़ के जाता है जहाँ गन्ने का जूस या फल का जूस बिक रहा होता है, वहाँ स्ट्रॉ से लोग पीते हैं ना गन्ना, तो पीने के बाद स्ट्रॉ फेंक देते हैं। तो मॉडर्न कौवा क्या करता है, वो जाके स्ट्रॉ उठा के लाता है और मटके में डालकर पानी पीता है। इसका मतलब दिमाग लगाता है, दिमाग का उपयोग ज्यादा करता है। मेहनत तो चाहिए काम करने के लिए, लेकिन दिमाग का रोल, दिमाग से ज्यादा काम लेंगे तो शरीर का मेहनत कम होगा। और करते हैं, मुखिया को दिमाग को कोई तवज्जो देते हैं? दिमाग के लिए कोई खुराक हम खाते हैं? कुछ नहीं करते। दिमाग का खुराक है नॉलेज, ज्ञान। दिमाग का खुराक है मेडिटेशन, योग। योग का मतलब हमको लगता है बहुत कठिन काम है, बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ एक मैं सिंपल योग आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट है, ये योग आपके घर परिवार में हर किसी को मालूम होना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। सिंपल, जब भी आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं रात को, नींद लगने में टाइम लगता है ना, किसी का 5 मिनट लगता है, किसी का आधा घंटा लगता है। मेरा ये योग सीखने के बाद रात में आप जब बिस्तर में लेटेंगे, सोए सोए ही आप कर सकेंगे, और देखेंगे इतना गहरा 4-5 घंटा आपका नींद आपका आएगा। लाइफ में इससे पहले इतना बढ़िया नींद आपका कभी नहीं आया होगा। और उम्र के साथ साथ आदमी के दिमाग में, मन में बहुत सारे ख्याल भी आते हैं, तरह तरह का ख्याल आते हैं। जब सोते हैं अलग उम्र में अलग अलग ख्याल आते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं। उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन छोटा छोटा योगा करके भी हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक योगा करते हैं, 5 मिनट से कम समय लगेगा। यहाँ से सीखते जाइए, रोज इसका प्रैक्टिस करिए घर में और लोगों को भी सिखाइए। इससे क्या होगा कि मन शांत होगा, क्योंकि मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है।
कहते हैं कि इंसान के दिल में चंद्रमा वास करते हैं और दिमाग में राहु। दिल तो कहता है सब कुछ अच्छा अच्छा करने के, दिल करता है बहुत मेहनत करूं, बहुत पैसा कमाऊं, मैं खुशहाल जीवन जीऊं, परिवार को लेकर घूमने जाऊं, मैं सिंगापुर जाऊं, अमेरिका जाऊं, श्रीनगर जाऊं, अच्छा अच्छा खाना खाऊं। दिल सब अच्छा अच्छा चाहता है, दोस्तों के साथ मिलूं, ये सब दिल चाहता है। लेकिन दिल तो दिल है, दिमाग में बैठा है राहु। वो बोलता है बाहर मत जाना, धूप है, धूप में काला पड़ जाएगा, अरे बहुत गर्मी है, बाहर मत जाना, आराम से, अरे कुछ नहीं होता ऐसे बैठे रहने से। तो राहु जो है वो रोकता है। तो राहु को वश में करना बहुत जरूरी है। और राहु को वश में करना एक ही तरीका है कि रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या योग करें। तो मेरा ये योग है, वेरी सिंपल है, सोए सोए लेटे लेटे भी हम कर सकते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है। तो यहाँ उसका प्रैक्टिस हम करते हैं। तो सब जहां जैसे बैठे हैं आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, पीठ टिका दीजिए कुर्सी में। सब लोग सुन पा रहे हैं ना? पीठ कुर्सी में टिका दीजिए, आराम से बैठिए, श्वास लेते रहिए धीरे धीरे, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कर दीजिए। यहाँ मीटिंग में है, मैं एक म्यूजिक बजा रहा हूं, घर में जब करेंगे कोई म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। आंख बंद करके नॉर्मल एकदम रिलैक्स होकर आप श्वास ले रहे हैं, एकदम नॉर्मल है, आप रिलैक्स हैं। सांस लेते रहिए, म्यूजिक सुनते रहिए। आप आंख बंद करके ही अपना दाहिने पांव के तलवे को देखिए। आंख बंद करके सांस लेते लेते अपने दाहिने पांव के तलवे को देखिए, एड़ी को देखिए, दाहिने टांग के घुटने को देखिए। आंख बंद करके ही दाहिने पांव के जांघ को देखिए, कमर को देखिए, पीठ को देखिए, दाहिने हाथ के कंधे को देखिए, दाहिने हाथ के कलाई को देखिए, दाहिने हाथ के एड़ी को देखिए, दाहिने हाथ के हथेली को देखिए, दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को देखिए। 1 2 3 4 5। दाहिने हाथ के पीछे भाग को देखिए, वापस चलिए दाहिने कंधे पे, अपने गर्दन को देख रहे हैं। आप आंख बंद करके नॉर्मल रिलैक्स होकर सांस लेते हुए अपनी गर्दन को देख रहे हैं। गर्दन की दाहिने तरफ की गाल को देखिए, दाहिने तरफ से कान को देखिए, दाहिने तरफ से आपके मस्तक को देखिए, आपके सिर के बाल को महसूस करिए, पूरे मस्तक को देखिए, और बाएं तरफ के कान को देखिए, दाएं तरफ से कपाल को देखिए। दोनों आंखों को आप बंद करके देखिए, नाक को देखिए, नाक के दोनों छिद्र को महसूस करिए जिसका श्वास ले रहे हैं। मुंह को देखिए, दांतों को दबा के फील करिए, 32 का 32 आपका
बाएं हाथ के कलाई को देखिए, बाएं हाथ के हथेली को देखिए, बाएं हाथ के पांचों उंगलियों को मत देखिए। 1 2 3 4 5। बाएं हाथ के पीछे तरफ देखिए, वापस चलिए बाएं हाथ के कंधों पर, अपने छाती को देखिए, पेट को देखिए, कमर को देखिए, बाएं पैर की जांघ को देखिए, बाएं पैर के घुटने को देखिए, बाएं पैर के शरीर को देखिए, बाएं पांव को ऊपर का हिस्से को देखिए, एक एक पैर के पांचों उंगलियों को महसूस करिए। 1 2 3 4 5। बाएं पैर के तलवे को फील करिए। अब धीरे धीरे अपना हाथों को स्ट्रेट सामने करिए। जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दीजिए, हाथ को स्ट्रेट सामने फैलाइए, दोनों हाथों को सामने फैलाइए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, दोनों हाथों को आप रगड़िए जब तक गर्माहट महसूस ना हो। जैसे ही थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है आंखों में दबाइए, आंखों के ऊपर रखिए, चेहरे पे घुमाइए। अब धीरे 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 सांस लेते हुए आंखें खोलिए। वापस कम बैक, एक बार ताली बजा दीजिए। कैसा लग रहा है? रिलैक्स लग रहा है ना? वेरी गुड एक्सरसाइज। किसी को तो आइडिया नहीं था ना LIC में ज्वाइन करने से पहले? किसी को आइडिया था? किसी को आइडिया नहीं था। तो किसी भी काम के लिए जब तक कोई सस्पेंस रहेगा दिमाग में, मन में कोई डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, तो बड़ा काम नहीं हो सकता है। और सफलता का एक ही फॉर्मूला है, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, नॉलेज प्लस कॉन्विक्शन। नॉलेज मतलब ज्ञान, कॉन्विक्शन मतलब विश्वास, विश्वास से थोड़ा बढ़कर। कन्विक्शन मतलब एक आप बोल सकते हैं इसको आस्था। तो जब तक किसी भी प्रोडक्ट को लेकर प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास नहीं है और जब तक आस्था नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, मैं बेच तो रहा हूं, लेकिन इस प्रोडक्ट लेने के बाद जो ग्राहक है उसका क्या होगा, उसका तो नुकसान नहीं हो रहा, या मैं किसी के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा हूं। तो ये जब मेरे दिमाग में रहेगा, जब तक 100% मैं कॉन्फर्म नहीं हूं कि इस काम से मुझे तो फायदा होगा ही होगा, सामने वाले को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और मुझसे कहीं ज्यादा उसको फायदा होगा। ये कॉन्विक्शन जब तक मेरे अंदर नहीं होगा, ये विश्वास मेरे अंदर नहीं होगा, तब तक मैं मन लगाकर इस काम को नहीं कर पाऊंगा। होता है विश्वास और ये जो आस्था, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। हमको लगता है कि हम LIC पे बहुत आस्था करते हैं, बहुत विश्वास LIC पे है, बहुत विश्वास मेरे प्रोडक्ट में है, लेकिन नहीं है 100% नहीं है, क्योंकि 100% आप प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हो, मार्केट के बारे में आप 100% जानते नहीं हो, आपके लिए इस काम में क्या रखा है आप जानते नहीं हो, जानते हो लेकिन पूरा जानते नहीं हो। ये विश्वास एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारा जो विश्वास है LIC प्रोडक्ट के प्रति और हमारे प्रति वो ऐसा है। एक सर्कस में एक तार बंधा हुआ था, दो तरफ दो बांस के पुल वो थे, रॉड खुटी दोनों तरफ। एक मदारी जो है नट उसके ऊपर अपने बच्चे को पीठ में लेकर जा रहा था, इधर से उधर सर्कस का खेल चल रहा था। ऐसा मतलब है, तार बंधा हुआ है, तार के ऊपर हाथ में बांसुरी लेकर बैलेंस करते हुए आदमी जा रहा था। सब लोग देख रहे थे, ताली बजा रहे थे, क्योंकि सबका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि ये गिरेगा नहीं, सबका विश्वास था ये गिरेगा नहीं। तो उसने पूछा दर्शकों से, एक बार जब इस पार से उस पार चला गया और दर्शकों से पूछा कि क्या मैं दोबारा ये काम कर सकता हूं?
दर्शन में नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, एक बार ये दोबारा डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे हमें विश्वास है कि आप एक्सपर्ट हो, रोज 3-4 बार ये तमाशा दिखाते हो तो आप एक्सपर्ट हो, हमें विश्वास है। तो इस बार मदारी ने बोला कि एक काम करिए भाई, मेरे बेटे को मैं कंधे में लेकर इस पार से उस पार जा रहा हूं ना, इस बार तुम तुम्हारा बेटे को दे दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिया नहीं, इसका मतलब उसका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर, इसलिए वो अपने बेटे को उसके कंधे में लेकर रस्सी पार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा। तो हमारा भी LIC के बारे में, बीमे के बारे में जो जानकारी है हमारे पास, वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। जब तक कंप्लीट जानकारी नहीं होगा तब तक हम कॉन्फिडेंस के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे और LIC के साथ अपने आप को उस तरीके से शामिल नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि बीमा क्या है। आप लोगों को लगता है बीमा कोई नहीं कराता, बहुत सारे लोग बीमा नहीं करते, हम जाते हैं बात करते हैं, वो मना कर देता है। ऐसा होता है ना सबके साथ। इसी मतलब आपको लगता है कि एक ब्रांच ऑफिस वहां है, यही LIC है, या जो एजेंट है वही LIC है। LIC इतना छोटा नहीं है और इंश्योरेंस भी कोई मना नहीं करता है। इंश्योरेंस को, बीमा को कोई मना कर ही नहीं सकता है। हम उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोज बीमा नहीं करता है? रोज, मैं जो बात कर रहा हूं, रोज ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो रोज बीमा नहीं कर रहा है। बीमे का मतलब है परिवार की खुशी की सुरक्षा। कौन नहीं चाहता? इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है? हो सकता है जो पागल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 7 दिन के लिए घर छोड़ के जाता है, बनकर जी आप 7 दिन के लिए अपना घर छोड़ के आप जाएंगे दूर में लिया का काम करने के लिए, तो आप परिवार के लिए क्या करके जाएंगे? देखिए 7 दिन के लिए बनकर जी घर छोड़ के जाएंगे तो भी वो देख के जाएंगे घर में राशन पानी है कि नहीं, सब्जी भाजी है कि नहीं है? 1 महीने के लिए कोई जाएगा? 1 महीने के लिए हुसैन जी 1 महीने के लिए कोई घर छोड़ के जाएगा, वो क्या करेगा? 1 महीने का पूरा व्यवस्था करके जाता है कि 1 महीने के लिए उनको खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा देके जाना है। जितना खरीद सकता है चावल आटा जो भी वो खरीद के रख के जाएगा, जितना खरीद नहीं सकता है व्यवस्था करके जाएगा, पैसा छोड़ के जाएगा। 6 महीने के लिए कोई जाएगा और बड़ा वो रखेगा, मोबाइल का बिल का पैसा, बिजली का बिल का पैसा कौन जमा करेगा, कैसा जमा होगा, परिवार को और क्या जरूरत है, किसका कपड़े फट गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस दुनिया में जो भी इंसान है, अगर उसका दिमाग काम कर रहा है, वो अपने परिवार की खुशी के लिए रोज बीमा किसी ना किसी रूप में कर ही रहा है। और हर किसी को इस दुनिया से एक दिन ना एक दिन जाना ही है। एक आदमी के लिए 6 महीना या 1 साल से अधिक समय का प्रबंध कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये प्रबंध केवल LIC कर सकता है, इंश्योरेंस कर सकता है। तो उसी का एम्बेसडर है हम लोगों को उसी के बारे में जानकारी देने के लिए निकलना है। एक मुहिम है हमारा, लेकिन हम क्या है कि सबसे पहले ही सोच लेते हैं कि बीमा पॉलिसी करना है आज। अरे हम इनकम्प्लीट है, हमारा कोई प्रचार ही नहीं हुआ है, कोई पब्लिसिटी नहीं हुआ है। इंश्योरेंस के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। हिंदुस्तान में 10-12% लोगों को मालूम है बीमा क्या है। तो सबसे पहले तो जागरूकता होगा, लोग जानेंगे बीमा क्या है। अभी तो हम जा रहे हैं एक ही पर्पज से, बीमा करने के लिए। और बीमे का काम थोड़ा अलग है। तो बीमा क्या है समझ में, हर किसी को बीमे की जरूरत है। कोई मना कर रहा है मतलब वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, आपको मना नहीं कर रहा है। आपको किसी ने कहा है आज तक कि दोबारा मेरा चौखट में मत आना, ऐसा किसी ने कहा है? इसका मतलब वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो मना इसलिए कर रहा है कि उसका जो जरूरत है वो हम उसको बता नहीं पा रहे।
बिकता केवल आदमी का जरूरत है। इस दुनिया में किसी भी सामान में कोई समर्थ नहीं है कि वो अपने दम पर बिक जाए। सोना हो, हीरा हो, चाहे कोई भी कीमती सामान हो, किसी प्रोडक्ट में दम नहीं है बिकने का। बिकता केवल है आदमी की जरूरत। नमक के बिना घर नहीं चलेगा, है ना? किसके घर में कितना बोरा नमक है? सबके घर में उतना ही नमक है जितने की जरूरत है। तो बिकता है इंसान की जरूरत। तो इंसान की जरूरत के हिसाब से हमको समझाना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए बीमे के माध्यम से। तो बीमा क्या है, LIC क्या है, बीमा क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि बीमा तो विदेशी व्यापार है, अंग्रेज आए थे वो बीमा चालू करके गए। ये गलत है। बीमा तो हिंदुस्तान से ही चालू हुआ है। इस दुनिया में जितना भी विज्ञान, जितना भी बड़े काम शुरू हुआ है, सब हिंदुस्तान में हुआ है। आज जिस रूप में हम बीमे को देख रहे हैं, इस रूप में नहीं था, लेकिन आज से 20,000 वर्ष पहले भी हिंदुस्तान में अलग रूप में बीमा हुआ करता था। हमारे देश के व्यापारी उस समय जाते थे बाहर विदेश, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, अफ्रीका, जहाँ जहाँ नाम है वहाँ सब जाते थे व्यवसाय करने के लिए। उस जमाने में पैसा तो था नहीं, उस जमाने में ट्रेन तो था नहीं, तो समुद्र रास्ते से जाया करते थे। और मसालों का उत्पादन हिंदुस्तान में नहीं होता था। हिंदुस्तान तो नहीं था उस समय, आर्यवर्त हुआ करता था। तो जाते थे। तो एक गांव से अगर 10 व्यापारी जाते थे या 20 व्यापारी जाते थे, जाते किससे थे? अभी के जैसे जहाज तो नहीं था, शिप तो नहीं था, नाव में जाते थे। समुद्र में कितना खतरा है, दस्यु भी होते हैं और तूफान भी होते हैं। और जाते थे, जाते जाते 6 महीना लगता था, लौटते लौटते 6 महीना लगता था। बहुत सारे लोगों का बीच रास्ते में ही डेथ हो जाता था। तो जाने से पहले जो 20 लोग जाते थे वो क्या करते थे कि 20 लोग कुछ कुछ धनराशि गांव के मुखिया के पास छोड़ के जाते थे कि मुखिया जी ये हमारा सबका रखो, इसमें से हम 20 लोग जा रहे हैं, अगर 18 लोग वापस आ गए उनको कुछ नहीं देना है, जो 2 लोग नहीं आ पाएंगे, जिनका डेथ हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, जो धनराशि हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं आप ये दोनों परिवारों में बांट देना। तो इस रूप में बीमा हमारे देश से ही चालू हुआ है। और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि बीमा करना चालू किया। लेकिन किसका बीमा करता था ईस्ट इंडिया कंपनी? केवल अंग्रेजों का बीमा करता था। भारतीय लोगों का बीमा करने का अधिकार नहीं था उस समय, बीमार होता नहीं था, सब विदेशी कंपनी आए थे। ये तो बात हुआ कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन इस देश में चालू हुआ, स्वदेशी व्यापार चालू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन में भारत के लोगों ने भी कहा कि हमको भी बीमे का अधिकार होना चाहिए। और 1905 में पहली बार कुछ कंपनी देसी विदेशी बीमा के काम इस देश में चालू किया, 1905। और उसके बाद होते होते जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब तक भारत में 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर खुल चुका था। 245 निजी कंपनी यहाँ काम करने लगे। और 1947 में आप सबको मालूम होगा कि भारत आजाद हुआ तो ये जितने भी प्राइवेट कंपनी थे, ज्यादातर विदेशी कंपनी थे, सब पैसा लेके भाग गए। विदेशी कंपनी थे, अभी फिर उल्टा वापस आ गए हैं। लेकिन उस समय चोरी छुपे, जैसे यहाँ वो आते हैं ना, आपके शहर में भी आते होंगे, एक खिड़की, यहाँ पैसा डालो तो 7 दिन में दुगना, ऐसा होता है ना स्कीम। क्यों चलता था ना पहले बहुत ज्यादा, बुनकर जी को मालूम है, पहले बहुत ज्यादा चलता था। डबल, रातों रात डबल खिड़की में, आज 200 रुपया दे दो, परसों आ जाओ 400 रुपया मिलेंगे। तो इस टाइप की ये प्राइवेट कंपनी थे। ये लोग 1947 में सब अपना कारोबार बंद करके पॉलिसी होल्डर को ऐसे ही खराब हालत में छोड़ के चले गए। और फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। और क्या आजादी, तो भारत आजाद हुआ वो बात एक अलग है, भारत के साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। हादसा क्या हुआ कि भारत छोड़ के जब अंग्रेज गए, उनको मालूम था कि भारत छोड़ के जाना है। तो जब से उनको मालूम पड़ा, 1942 से अंग्रेजों को मालूम था
कि देर सवेर हमको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसी समय से वो लूटना चालू किए। धीरे धीरे जो भी अंग्रेज यहाँ से गया ब्रिटेन, कुछ ना कुछ भारत का लेके चले गए। और भारत को 1947 तक खोखला करके चले गए। और ऊपर से 1947 में दूसरा हादसा हुआ भारत के साथ कि विभाजन का विभीषिका जबरदस्ती थोपा गया। मतलब भारत का दो टुकड़ा करके अंग्रेज चले गए। एक तो जो भी संपत्ति थी, जो भी पैसा था, सब लेके चले गए। और जो भी बचा था 1947 में, लोग कहते हैं कि 4 टेबल तक बंटवारा किया गया। कुर्सी तक, पाकिस्तान को कौन सा कुर्सी मिलेगा, हिंदुस्तान के पास कौन सा कुर्सी रहेगा, 4 टेबल तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आजाद तो हुआ भारत, लेकिन शासन चलाने के लिए कोई पैसा नहीं था। भारत सरकार के पास सरकार चलाने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो उस समय कुछ दूरदर्शी लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि ये जो 245 कंपनी यहाँ से भागने के लिए तैयार है, भागकर खड़े हैं, इनका जो ग्राहक है, पॉलिसी होल्डर है, वो तो लगातार प्रीमियम देते हैं। क्यों ना हम एक काम ऐसा करें कि इनको मिलाकर एक सरकारी कंपनी का गठन करें। लोग प्रीमियम जमा करेंगे, उस पैसे को सब तो मरेंगे नहीं, जितने मरेंगे उनको डेथ क्लेम दे देंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उससे भारत का शासन चलेगा। तो इस नेक विचार के साथ कि केवल इनका भारत तब आजाद हुआ, उस समय टैक्स लगाना तो संभव नहीं था जनता के ऊपर। तो भारत सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि कैसे सरकार भी चले और उसके लिए पब्लिक का समर्थन मिले। तो समर्थन के रूप में प्रीमियम को उस समय देखा गया कि भारत जो उस समय एक बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, आजाद हुआ, उसको चलने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई समर्थ नहीं था। तो ऐसे समय में भारत सरकार का निर्णय हुआ कि भारत में ये 245 प्राइवेट कंपनी को विलय करके एक बृहद संस्था का निर्माण किया जाए, जो कि भारत शासन के लिए धन का कमी को पूरा करे। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन हुआ। और भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन जब हुआ तो ये लाइबिलिटी था, 245 कंपनी का लाइबिलिटी था ना, उसके साथ भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया। 5 करोड़ रुपया दिया था कि 5 करोड़ रुपया लो और ये कंपनी को तुम लोग चलाओ। ऐसा करके भारत की सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के मैनेजमेंट को 5 करोड़ रुपया दिया। और 5 करोड़ रुपया के देने के बदले में उनका एक एग्रीमेंट किया LIC के साथ कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसका 5% प्रतिवर्ष भारत सरकार को देना पड़ेगा। और ये जो 5 करोड़ रुपया है उसका 5% के रूप में ये 67 साल में भारत के जो जीवन बीमा के बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं, अभिकर्ताएं हैं, विकास अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, और इवन भारत के जनता ने इतना सराहा इस संस्था को 5 करोड़ का 5% के रूप में जो शेयर देना था भारत सरकार को, 5 करोड़ का 5% हिस्सा जो है वो इस साल रहा 29,000 करोड़। 5 करोड़ का 5% का हिस्सा 67 ईयर में बन गया 29,000 करोड़। तो LIC के बारे में बात करूंगा तो 1 दिन 2 दिन में खत्म नहीं होगा। ये मिसाल है 5 करोड़ कहां है और आज हम कहां हैं। LIC के बारे में जानकारी लेने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए आज LIC का जो पोजीशन है, 5 करोड़ रुपया दिया था, आज कितना है ये 5 करोड़ के जगह? कोई पढ़ सकता है? 45,50,000 करोड़। LIC का एसेट 45,50,000 करोड़। भारत में इससे ज्यादा पैसा किसी की कंपनी के पास नहीं है। और ये 45,50,000 करोड़ कितना बड़ा है मालूम है? कितना बड़ा है मालूम है? भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है, पड़ोस में रहता है, बार बार आंख दिखाने का कोशिश करता है। इशारा समझ गए होंगे? बनकर जी कौन है? अरे ताली बजाइए, पाकिस्तान बोल रहे हैं बनकर जी। सही कहा आपने,
पाकिस्तान का औकात है 38 लाख करोड़। तो पाकिस्तान का जीडीपी मतलब पूरा गवर्नमेंट का वार्षिक आय, वार्षिक इनकम 38 लाख करोड़। और हिंदुस्तान के भीतर एक संस्था है जिसका संपत्ति है 45,50,000 करोड़। मतलब सही तरीके से कहा जाए तो हम पाकिस्तान का बाप है संपत्ति के मामले में। एक देश इतना बड़ा संस्था के साथ आप जुड़े हो। लाइफ फंड भी वैसे ही है, 40 लाख करोड़ रुपया केवल रखा है क्लेम देने के लिए। 40 लाख करोड़ रुपया रिजर्व रखा है कि कभी कोई बड़ा हादसा हुआ, क्लेम हमको ऐसा सिचुएशन ना आए कि हम क्लेम में पैसा नहीं है बोले। 40 लाख करोड़ टोटल प्रीमियम इनकम गत वर्ष का 4,74,000 करोड़। और ये देखिए कितना बड़ा योगदान है। पॉलिसी होल्डर को जो भुगतान किया गया 3,42,000 करोड़। 3,42,000 करोड़ अगर इकोनॉमी का अंदाज करे तो ये करीब करीब 20% है। भारत में जो मनी सर्कुलेशन होता है उसका लगभग 20% मनी सर्कुलेशन केवल भारतीय जीवन में निगम के कारण हो रहा है। और आप तो कितना बड़ा काम कर रहे हो इमेजिन नहीं कर सकते। हो सकता है आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ होता है, लेकिन जब एक एक बूंद इकट्ठा होता है ये लाख करोड़ में तब्दील हो जाता है। इतना बड़ा संस्था है। क्लेम सेटलमेंट नहीं, केवल क्लेम जो सेटल हुआ 2 लाख करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल हुआ। 92% मैच्योरिटी क्लेम सेटल हुआ ऑन और बिफोर डेट। 98% डेथ क्लेम सेटल हुआ। इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो LIC का जो प्रोफाइल है ये बोलते देखिए फास्ट प्रीमियम इनकम कितना अपॉर्चुनिटी है एजेंट के लिए। फर्स्ट ईयर कितना था इनकम 2,31,000 करोड़ फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अगर 20% भी इसका मैं हिसाब करूं कमीशन तो 60,000 करोड़ रुपया केवल कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और हिसाब करेंगे तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी उतना सैलरी पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो इतना अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में। तो एक बार LIC का ये सब डिटेल, इतना समय तो नहीं है, देख लीजिए। एक छोटा सा फिल्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ LIC का जो पिछले वर्ष का है, नया अभी आया नहीं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि LIC क्या है। हर मुश्किल का सामना करता अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। वही कोई है हर मोड़ पर उसके साथ, मजबूती से थामे हाथ, हर आशंका हर डर से उसको अछूता रखे, सभी जंजीरों को तोड़ एक नई डगर बनाता जिस पर सभी चल सके। LIC ऑफ इंडिया। दूरदर्शी राष्ट्र निर्माताओं द्वारा स्थापित जीवन बीमा को सभी देशवासियों तक भारत के हर कोने में पहुंचाने का लक्ष्य लिए दुनिया भर में अपने ढंग की अकेली मिसाल, जिसे संभव बनाया सोच समझकर तैयार की गई प्रोडक्ट रेंज ने, जो प्रदान करती है बुनियादी सुरक्षा, आय में बढ़ोतरी और बेहतर जीवन स्तर। LIC की योजनाएं मदद करती हैं लोगों को उनकी जिम्मेदारियां निभाने में, उनकी रिटायरमेंट के लिए प्रबंध करने में, जरूरतमंदों की सहायता से लेकर समूचे समुदाय का जीवन बेहतर बनाने में। एक मिशन,
जो साकार हो रहा है उत्साही कर्मियों के अथक प्रयास से। जो सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य के महत्व का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाते आ रहे हैं। जिनको सक्षम और कार्यकुशल बनाया, हर कदम पर मिलते गहन प्रशिक्षण के बल पर LIC के अपने प्रशिक्षण केंद्रों तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं ने समय के साथ LIC ने एक परंपरागत जीवन बीमा संस्था से अपना दायरा बढ़ाकर हर वर्ग विशेष के लिए बीमा सेवाएं तैयार की हैं, जैसे कि बड़ी कंपनियों के लिए समूह बीमा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाली कई विशाल संस्थाओं का निर्माण भी किया है। यही नहीं, LIC की लगातार कोशिश रही है सुविधाहीन जरूरतमंद वर्ग तक बीमा सुरक्षा ले जाने की। LIC ने खुद को पूरी तरह एक नए सांचे में ढालकर अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों का गठन किया है, सदैव परिवर्तनशील दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपनी आंतरिक शक्तियों को एकत्र कर नए आमदनी के स्रोतों में परिवर्तित करने के लिए। ये सब संभव हुआ है नवीनतम टेक्नोलॉजी के बल पर, जिससे LIC आज कहीं भी किसी भी जानकारी को उपलब्ध करने में सक्षम है। साथ ही हर ग्राहक के लिए उनसे संपर्क तथा व्यवहार करना है बेहद सहज और आसान। परिणाम बेहतर और बेहतर सेवा। आज LIC द्वारा प्रबंधित एसेट्स 38 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुके हैं। गत वर्ष 2020-2021 में 2 करोड़ 29 लाख दावे निपटाए गए, जिनकी रकम 1,47,754 करोड़ रुपए से अधिक है। आज LIC 28 करोड़ से अधिक पॉलिसियों को सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे ये ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। इन सब के अलावा LIC की सेवाएं हैं सही अर्थों में बहुमुखी, बहुउपयोगी, जिसके बहुआयामी उत्पादों और सेवाओं में शामिल हैं हाउसिंग फाइनेंस, केयर होम्स, वित्तीय सेवाएं, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। LIC का कार्य विस्तार विश्व के कई अन्य देशों में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। सच्चे अर्थों में वैश्विक स्तर पर कार्यरत एक विशाल वित्तीय संगठन। LIC ने हमेशा से जनता की बचत का अधिकतम संग्रहण किया है, जिसका प्रमाण है कुल प्रीमियम आय में निरंतर वृद्धि। निगम अपने निवेशकों तथा समुदाय के अधिकाधिक लाभ को ध्यान में रखकर अपने धन का निवेश करता है। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय भी LIC को है। सही मायनों में जनता का धन जन कल्याण में। यही नहीं, LIC ने अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए एक पूर्णतया समर्पित इकाई शुरू की है, गोल्डन जुबली फाउंडेशन, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी कल्याण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, अनाथालयों तथा ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। LIC ऑफ इंडिया एक जीवंत, गतिशील राष्ट्र की बदलती जरूरतों को अनवरत सहयोग और समर्पण देने हेतु वचनबद्ध है। एक अधिक सुरक्षित जीवन शैली, सभी को एक उज्जवल भविष्य की सौगात देते हुए। चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
आप लोगों को LIC क्या है, थोड़ा थोड़ा जानकारी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। तो LIC जिस रूप में हम देखते हैं कि एक बीमा करने वाला संस्था है, उतना नहीं, उससे बहुत, ये तो 10% है। LIC का भारत में जो योगदान है उसका 10% योगदान हम परिवार बचाते हैं, इनफैक्ट हम देश बचा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये काम छोटा काम है, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और व्यक्ति को अपना पोजीशन के हिसाब से काम करना चाहिए, वैल्यूज के हिसाब से बढ़ता है। एक चाय ठेले में कितने में मिलता है, कितने में मिलेगा? 10 रुपया। 3 स्टार होटल में सेम चाय, जो चाय 10 रुपये में ठेले में मिलेगा वो 3 स्टार होटल में 50 रुपया 100 रुपया में मिलेगा। 5 स्टार होटल में 500 रुपया में मिलेगा। मतलब इतना बड़ा संस्था के साथ आप जब जुड़ गए हो, आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा कंपनी है। भारत में LIC से बड़ा वो भी संस्था नहीं है, और उस कंपनी का आप प्रतिनिधि हो। तो अपने आप को कोई अगर कभी भी मैं छोटा सिंपल एजेंट हूं समझते हो, तो आपसे बड़ा अपराधी इस दुनिया में कोई नहीं। IT इतना विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना काम बढ़ाओ। किसी को अगर लगता है कि ये काम छोटा है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरी बात है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, करने के ऊपर डिपेंड करता है, काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। जूता बनाने का काम, जूता बनाने का काम कोई करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि सबके जहन में एक ही बात है, वो छोटा काम है ना। बाटा भी जूता बना रहा है। बाटा के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? क्या बोलोगे बाटा को? बाटा भी जूता ही बनाता है। गांव में लोहार का काम आप लोग समझते वो छोटा काम है? अरे भाई टाटा भी तो लोहे का काम ही करता है, टाटा भी तो लोहारी हुआ ना। तो ऐसे ही काम हम बड़ा करेंगे तभी हम बड़ा। कोई काम छोटा नहीं होता या कोई काम बड़ा नहीं होता। और इंश्योरेंस बिजनेस में तो इतना अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में जितना भी बिजनेस है सब में सैचुरेशन एक दिन आ सकता है। सब टीवी सब खरीदे, खत्म, आप रोज कोई टीवी खरीद रहा है, मोबाइल सब खरीदे, अब खराब होता है या मोबाइल कंपनी को सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां सैचुरेशन नहीं आएगा। इकलौता बिजनेस है इंश्योरेंस बिजनेस जहां कभी भी सैचुरेशन नहीं आता। समय के साथ साथ बढ़ेगा ही मौका, और मौका ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हिम्मत के साथ डटे रहना है, डटे रहना है। आज नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तो बहुत छोटा रखा गया है, 6 लाख रखा गया है। आज नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि कल नहीं होगा, कल बहुत अच्छा हो सकता है, सिर्फ डटे रहना है। और कोई आज मना कर दिया बीमा करने के लिए, वो हमेशा के लिए आपको मना नहीं किया है, आज मना किया है, अभी मना किया है, इस समय मना किया, उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए बीमे का काम को हमेशा मैं कहता हूं कि ये काम लंबा समय करने लायक काम है। जीवन में जिस उम्र से आप शुरू किए रिटायरमेंट तक करने लायक काम है, क्योंकि दुनिया में पेंशन तो केवल इसी काम से मिलेगा। आज जो नया काम कोई भी शुरू कर रहा है वहां पेंशन का कोई गुंजाइश नहीं है। और ऊपर से जो सम्मान और जो पैसा जो अपॉर्चुनिटी इस काम से मिल सकता है, कोई दूसरे काम से नहीं मिल सकता है। और पेशेंस चाहिए, पेशेंस, धीरे धीरे पेशेंस बनाओ। पेशेंस अगर आदमी में हो जाता है ना, आदमी कुछ भी कर सकता है। और आज की तारीख में सेल्स का काम से कोई बड़ा काम नहीं है। सेल्स में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और पैसा भी बहुत ज्यादा है। आज सबके पास पैसा है, वो दे नहीं रहा है बात अलग है, लेकिन थोड़ा मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, निकलेगा पैसा। आज ग्राहक बोलता है
ग्राहक बोलता है कि रंग बिरंगी दुनिया है, ग्राहक बोलते हैं सेल्समैन की दुनिया है, रहना जरा संभल के। ग्राहक कहते हैं सेल्समैन की दुनिया है, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। झूठ बिकता है, सच बिकता है, बिकता है हर कहानी, तीनों लोगों में फैला है, फिर भी बोतलों में बिकता है कहानी। बेचना उतना ही सिंपल है अगर हम तरीके से करें। तो तरीके से करने का आशय ये है कि लगे रहना है, निरंतर करना है, सोच ये रखना है कि आजीवन मैं करूंगा, कभी ना कभी बड़ा काम हो जाएगा। ये काम मैं कहता हूं ये अरेंज्ड मैरिज नहीं है, बीमे का काम अरेंज्ड मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है। अरेंज मैरिज मतलब झटपट हो गया ना, दोनों के पेरेंट्स डिसाइड कर लिए, कुंडली मिलाया गया, क्यों चंडी जी कुंडली मिलाया गया, कुंडली नहीं भी मिलता है तो कैसे पटाना है पंडित को भी मालूम है, तो कुंडली जबरदस्ती मिलाया जाता है और फिर मैरिज है। लव मैरिज जो करते हैं मैं सुना हूं कि पहले तो कुछ दिन लाइन मारना पड़ता है, लाइन मारना पड़ता है, फिर मैसेज, फिर लेटर, फिर जब यहाँ से यहाँ हो जाता है तब जाके हिम्मत जुटा के बात करते हैं, तब जाके शादी होता है। तो ऐसा है, समय देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तब जाके सफलता हासिल होगा। तो समय देने के लिए तैयार रहना है, हर कोई करेगा। इस काम से बड़ा काम, बेहतर काम कोई भी नहीं है। क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ घुस गया है, कुछ चीज हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से उसके दिमाग में एक ही बात किया जाता है, कहा जाता है कि पढ़ लिख कर नौकरी करेगा, चाहे वो कुछ भी पढ़े। एक ही पर्पज है, डॉक्टर भी बनेगा तो भी बोलेंगे नौकरी करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भी नौकरी करेगा, कुछ भी पढ़ाई करे नौकरी करने का एक मानसिकता दिमाग में घुसा हुआ है। लेकिन नौकरी करने का मौका कितने लोगों को मिलता है? आज की तारीख में अगर 100 स्टूडेंट कॉलेज से बाहर निकलते हैं, मुश्किल से 2.5 लोगों को नौकरी मिलता है, 2.5% को नौकरी मिलता है, बाकी 97% को अपना कोई ना कोई कैरियर का चयन करना पड़ता है। और नौकरी से वो भी बेहतर कैरियर अपनाते हैं, करते हैं, करने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज दिमाग में घुसा हुआ है वो काम मेरे काम से बेहतर नहीं है, ये जानते हुए भी मेरे दिमाग से वो भूत नौकरी का अभी भी उतर नहीं रहा है। नौकरी का भूत अभी भी मेरे दिमाग में है। जो नौकरी करते हैं उनको क्या मिलता है? यही चीज मिलता है, सैलरी मिलता है, कम समय काम करना पड़ता है, छुट्टी मिलता है, जब त्योहार रहता है छुट्टी मिलता है, आवेदन देके भी कुछ छुट्टी ले सकते हैं, साल में कहीं 1-2 बार घूमने जा सकते हैं, कुछ एडवांसेस मिलता है, लोन गाड़ी खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, कभी कभी प्रमोशन होता है, 1 साल बाद एक इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद ग्रेजुएटी होता है, और जब रिटायर होते हैं ग्रेजुएटी और पेंशन, ये 2 चीजें मिलता है। यही है गवर्नमेंट सर्विस का बेनिफिट। इतना ही बेनिफिट हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। इस बेनिफिट के कारण हम जो है इंश्योरेंस एजेंसी को तवज्जो नहीं देते हैं, अपना काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि इंश्योरेंस एजेंसी के सामने कितना भी बड़ा नौकरी करने वाला क्यों ना हो वो कहीं नहीं लगता, क्योंकि सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना मिल सकता है? कितना मिल सकता है? अधिकतम सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट को महीने में 5 लाख ही मिल सकता है। भारत में प्रेसिडेंट से अधिक सैलरी किसी को नहीं मिलेगा। और LIC में अधिकतम कमीशन कितना मिलता है किसी एजेंट को? कितने लोगों को इससे ज्यादा मिलता है? भारत में तो एक आदमी को मिलता है 5 लाख रुपया महीना। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया हुआ? अब आप खोलिए, कोई रिएक्शन हुआ? मुंह में पानी आ गया ना? इसका मतलब जो भी हम सुनते हैं, दिमाग में जो कुछ हमारा आता है, हमारा शरीर उसका प्रतिक्रिया करता है। दूसरे एक्सरसाइज सब अगेन ऐसे ही आप मत करिए, आप इमेजिन करिए मैं 2 खाली बाल्टी दिया हूं, आंख बंद कर लीजिए,
दोनों हाथ में आपका एक एक खाली प्लास्टिक का बाल्टी है। आप खड़े हो आराम से, आपके दोनों हाथ में खाली बाल्टी है जिसका कोई वजन नहीं है। अब मैं आपके दाहिने हाथ में जो बाल्टी है उसमें पाइप से पानी भर रहा हूं। पानी धीरे धीरे आपके दाहिने हाथ का बाल्टी में पानी भर रहा है। 1 लीटर पानी हो गया, 2 लीटर पानी हो गया, 3 लीटर पानी हो गया, आधा बाल्टी पानी हो गया। थैंक यू। आपको आंख खोलिए। क्या महसूस किए? क्या आपने आप स्टिप किए कि नहीं? हाथ सबका स्टिप हो गया ना कि नहीं? मेरे हाथ में कुछ वजन है, हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। तो हकीकत बैठिए। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल बात तो यही है कि अगर हम दिमाग में कुछ भी चीज लाएंगे, दिमाग में जो भी चीज हम सोचेंगे वो के बारे में सोचना है। हम सेल्समैन है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हर दिन जिंदगी को एक नई ख्वाब दो, चाहे पूरा हो ना हो, आवाज तो दो। हम फील्ड के लोग हैं, हम सेल्समैन हैं, सेल्स के लिए बने हैं। हमको रोज फील्ड जाना है। कौन बीमा लेता है, कौन बीमा नहीं लेता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रोज एक ना एक व्यक्ति से बीमे के बारे में बात करना, सलाह देना, ये हमारा काम है। तो मेरा ड्यूटी एज ए सेल्समैन, उसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में, वो बीमा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में ना सोच के मेरा एक ही ड्यूटी रहेगा कि रोज मैं फील्ड जाऊंगा और एक आदमी से कम इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आगाज, अंजाम कुछ भी हो, अंजाम चाहे कुछ भी हो, अंजाम चाहे कुछ भी हो, आगाज तो करना होगा। अंजाम चाहे कुछ भी हो, आगाज तो करना होगा। घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट में जाके सबको हाहाकार तो मचाना। मार्केट में जाके हाहाकार, सब लोग मार्केट में जाएंगे तो बीमा होगा ही, माहौल बन जाएगा। माहौल से होता है कोई भी बिजनेस, कोई भी काम माहौल से होता है। अभी कुछ लोग काम करते हैं, बाकी लोग को डर नहीं है, कोई माहौल नहीं है, इसलिए बीमा ज्यादा नहीं होता है। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो 600 साढ़े 600 लोग करोड़ का कमाई इस काम से कर रहे हैं, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। प्लेस में कोई भी आदमी कोई बहुत बड़े शहर से नहीं है। हमारे सामने तारक बैठा है, एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल है। जो जैसा करना चाहा, जो जितना करना चाहा उतना होगा। हम चाहते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते ही नहीं, सोचते नहीं है, कोई चाहत ही नहीं है। तो चाहत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो चीजें हैं ना, कि अगर क्लब मेंबरशिप बनना चाहते हो तो बहुत ज्यादा थोड़ी है, 2-3 साल 130 लाइक करना पड़ेगा। 3 साल अगर रगड़ के मैं मेहनत कर लेता हूँ, 3 साल बाद मैं सीएम क्लब मेंबर बन जाता हूँ। उसके बाद तो 40-40 ही करना है, बनाए रखने के लिए केवल 40-40 ही करना है। या तो फिर मैं आराम से भी करूं, हर साल 30-40-50, जिस साल जितना मर्जी उतना करूं, लंबा समय करूं। जिस दिन मेरे पास 600 लाइक हो जाएगा, आज इस साल 6 किया, अगले साल 50 किया, फिर 25 किया, फिर 100 किया, जैसे भी मेरे पास 600 लाइक हो जाता है, उस दिन से मेरा सीएम क्लब मेंबरशिप का एलिजिबिलिटी आ जाता है। उसके बाद 40-40 करके मैं इसको मेंटेन कर लेता हूं। तो सीएम क्लब मेंबर बनने से क्या फायदा आपको मालूम? कमीशन के अलावा 2 लाख से ज्यादा तो नॉर्मल बेनिफिट मिलता है। जो ऑफिस अलाउंस है 35,000 है, लेकिन अगर लाइफ किसी के पास 2,000 हो जाता है, लैप्सेशन कम है, तो ऑफिस अलाउंस 1 लाख रुपए तक का हो जाता है। एडिशनल ऑफिस अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस, गाड़ी, एडवांसेस, बहाना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं भी नहीं लगते इंश्योरेंस एजेंसी के बेनिफिट के सामने। तो इतना जबरदस्त काम है, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा इस काम में। जो बात जहां से मैं किया था कि इस काम को भी मैं दिखाया,
जितने लोगों को भी मैं दिखाया सभी जगह एक ही नतीजा निकला ना। जो पंजाब सिंह वो भी क्या बोले कि मैं भी ऐसी ट्रेन में रिजर्वेशन टिक करने का पैसा भी मेरे पास नहीं होता था, टॉयलेट के सामने बैठ के गया। और उसने भी कहा, भरत पारेख ने भी कहा कि मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और 600, 700, 1000, 2000, 3000, 4000 लोग अगर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर एजेंट हैं और सब आप ही के जैसे हैं, वो लोग अगर कर सकते हैं, उनका ये सब देखने के बाद भी अगर आपका खून नहीं खोला तो फिर कोई आपका कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए, ना पैसा चाहिए, ना बैकग्राउंड चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक ही काम चाहिए, जीत होना चाहिए कि रोज मैं जाके लोगों से बात करूंगा और कभी ना कभी परिणाम अच्छा होगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा। अक्सर मैं कहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ। बिना संघर्ष बिना तकलीफ क्या मजा है जीने में। बिना संघर्ष बिना तकलीफ क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। अगर आप चाहोगे करना, आप चाहोगे कुछ बनना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। इस दुनिया में इंसान को अगर कोई रोक सकता है वो केवल इंसान ही। आपको अगर आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही। और ये साबित भी हुआ है। ये भी मैं कोई जो भी बात मैं कर रहा हूं कोई इतिहास में पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं फैक्ट हकीकत बता रहा हूं। एक कंपनी था, एक फैक्ट्री था, वहां पे प्रोडक्शन कम होने लगा। प्रोडक्शन कम होने लगा तो तनख्वाह किसी का और बढ़ा नहीं, कोई बेनिफिट बढ़ा नहीं। तो लोग जो है परेशान हो रहे थे, मैनेजमेंट के खिलाफ जो है नारे लगा रहे थे कि बोनस नहीं दे रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट परेशान है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का घाटा हो रहा है। तो एक दिन एक मैनेजर जो थोड़ा दूर थे उसने सलाह दिया कि लोगों को भाषण से कुछ काम नहीं होगा, बोलेंगे एडल्ट है। एडल्ट जो होते हैं ना वो उनका साइकोलॉजी मेंटालिटी अलग ही है। उनको लगता है कि हम तो सब जानते हैं, हमने तो बहुत दुनिया देखे हैं, हमको सब पता है। तो इसीलिए उन्होंने सिखाने का एक नया तरीका अपनाया। रोज जैसे ड्यूटी ज्वाइन करने जाते हैं फैक्ट्री, उस दिन भी वो जा रहे थे, गए। उस दिन गेट पे एक नोटिस बोर्ड चिपकाया हुआ मिला। नोटिस बोर्ड में लिखा था कि आप लोग जानना चाहते हो ना कि इस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो क्यों कम हो गया, आप लोगों का सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, और मैनेजमेंट कंपनी को जो घाटा हो रहा है इसका जिम्मेदार जो व्यक्ति है, कल रात को उसका निधन हो गया, कल रात को उसका डेथ हो गया। आज दोपहर 12 बजे उसका शोक सभा है, कॉन्डोलेंस मीटिंग है, आप सबको कॉन्डोलेंस मीटिंग में आना है। तो पहले तो नोटिस बोर्ड देखे, देखने के बाद सबको अफसोस भी हुआ कि हमारा किसी साथी का डेथ हो गया, और खुशी भी इस बात में हुई जो भी हुआ साला उसके कारण तो मेरा कंपनी घाटे में था, मर गया साला जो भी है। अब दूसरे जैसे ही नोटिस के मुताबिक सबको एक हॉल में ऐसे ही इकट्ठा किया गया। सब पहुंच गए एक हॉल में। आगे का रूम में एक रखा हुआ था, उसमें सबको बोला गया, चौकीदार को भी लगाया, रजिस्ट्रेशन करने वालों को भी लगाया कि सबको बारी बारी से एक साथ सब जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, भगदड़ मच जाएगा। तो इसलिए एक काम करते हैं, एक एक करके छोड़ते हैं। तो गेट के बाहर वो हॉल जहां प्रत्येक एम्प्लॉय को जाके श्रद्धांजलि देना था और फिर उधर से पीछे से बाहर चले जाना था, ऐसा सिचुएशन था। तो हॉल के बाहर जिस हॉल में जाके श्रद्धांजलि देना था वहां क्या रखा हुआ था, एक ताबूत रखा हुआ था, जिस कॉफिन रखा हुआ था जिसमें डेड बॉडी रहता है, कॉफिन रखा हुआ था। तो सबको बोला गया कि कॉफिन उठा के उस व्यक्ति का चेहरा देख लेना जो जिम्मेदार है और फिर श्रद्धांजलि दे देना। तो सब गए, एक एक करके जाते रहे। तो नेक्स्ट रूम में वैसे ही कॉफिन रखा हुआ है। कॉफिन में जैसे ही उठाता है, कॉफिन में कोई डेड बॉडी नहीं है,
कॉफिन में आईना रखा हुआ था, एक मिरर रखा हुआ था। तो जो भी जाता है, उठाता है, देखता है, अरे ये तो मेरा ही छवि है, मतलब मैं ही जिम्मेदार। तो आप ही जिम्मेदार हो ना, और कौन जिम्मेदार है? आपका जीवन के लिए आप ही जिम्मेदार हो। मेहनत आपका शरीर से कराने का जिम्मेदारी आपका है, दिमाग आपका है, उसका इस्तेमाल कराने का जिम्मेदारी आपका है। अपॉर्चुनिटी तो भरा हुआ है, अपॉर्चुनिटी तो इस दुनिया में भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटी की संभावना की कोई कमी नहीं है। अभ्यास करोगे, मिर्ची नहीं लगता है, आग नहीं लगेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई बाहर से मदद नहीं कर सकता है, आप ही को मदद करना पड़ेगा। ये वो था, ग्राम पंचायत था। पंचायत में क्या था कि हर साल जब वो होता है फसल कटने के बाद, वहां घोड़ों का रेस होता था। एक पंचायत में 8-10 गांव थे, तो सभी गांव से एक एक घोड़ा लाया जाता था और फसल कटने के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, एक मेला लगता था, घोड़ों का दौड़ होता था, घोड़े दौड़ते थे, जिस गांव का घोड़ा टॉप होता था उसको मेडल दिया जाता था। तो एक ऐसे ही चलता था, बहुत पुराना परंपरा है उस गांव पंचायत का, उस गांव में ऐसे ही होता था, गांव भी बदलते रहते थे, होता था। तो उस साल क्या हुआ कि 8 गांव में से एक गांव में कोई घोड़ा नहीं था, एक गधे को ही वो तैयार किए। पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा नहीं लेंगे, वॉकओवर कर देंगे, गांव का बदनामी होगा। तो घोड़ा नहीं मिला, एक गधा था, गधे को ही खूब खिलाया गया, खूब पिलाया गया। गधे के कान में ही बार बार बोला गया, ये अच्छा है, दौड़ में तेरा नाम होगा, तेरा इज्जत होगा, तेरा शोहरत होगा, तू कर सकता है, तू सीओटी कर सकता है, तू टीओटी कर सकता है, तू एमडीआरटी कर सकता है, तू अमेरिका जा सकता है, तू सिंगापुर जा सकता है, तू मालयसिया जा, तू कुछ भी कर सकता है। गधे के कान में गधा था, मैं करूंगा, तैयार हो गया, मैं दौड़ूंगा, तैयार हो गया। अब दिन आया, 7 घोड़े लाइन में, बीच में गधा। देख के गधा नर्वस हो गया, आखिर सोचा मैं तो गधा ही हूं, ये घोड़ों के साथ मैं कैसे दौड़ कर सकता हूं। लेकिन 5 सेकेंड पूरा दौड़ का इतिहास बदल दिया। पूरे लोग गैलरी में देख रहे हैं, दौड़ होने वाला है, लोग उत्सुक हैं। 8 गांव का सरपंच घोड़ों के पीछे, 7 घोड़े, एक गधे, गधे वाला लाइन का वो उनका सरपंच खड़े हैं। हुइसल बजा, सभी सरपंच चाबुक लगाया अपना अपना घोड़ों पे। लेकिन गधे के पीछे जो सरपंच था, वो गधे का पूंछ उठाया, मुट्ठी में लाल मिर्च पाउडर था, पूंछ उठाया और मारा। और कहाँ मारा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप पूछोगे ना तो जीत का दौड़ का परिणाम क्या हुआ। अब पूछो मेरे से दौड़ का परिणाम क्या हुआ। अरे वो दौड़ क्या, अगला 6 महीने तक जितना भी दौड़ हुआ, जीता वो गधा ही। तो मतलब मिर्ची अगर लग जाता है किसी को, तो कोई एजुकेशन कुछ भी काम नहीं करेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, दौड़ने का काम है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इस व्यापार में, इस व्यवसाय में, क्योंकि देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा हो रहा है। 2050 का दुनिया का पॉपुलेशन 970 करोड़ हो जाएगा, आज जो 770 करोड़ है। और ये ज्यादातर देशों में पॉपुलेशन घटेगा, लेकिन इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान में ये बढ़ेगा। भारत आज दुनिया का चाइना को पछाड़ के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुका है। जो आंकड़ा था कि 2027 में होना है, लेकिन वो बात 2023 में ही हो चुका है। भारत का जनसंख्या चाइना से अधिक है और लोगों को बीमे की जरूरत है, क्योंकि पहले बीमे की जरूरत केवल मरने के लिए होता था, आज मरने के लिए बीमा नहीं चाहिए, अब जिंदा रहने के लिए बीमा चाहिए, क्योंकि जीवन अब लंबा हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 100 लोगों में से 65 की उम्र में आज ऐसा हो रहा है, 54 लोग अपना खाने पीने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, 36 लोगों का डेथ हो जाता है, वो भाग्यशाली रहते हैं। 5 को 65 की उम्र में भी मेहनत करना पड़ता है, 4 इंडिपेंडेंट है और 1 केवल अमीर है। मतलब ये 4 सेल्समैन है, 1 अमीर है।
बाकी 95% मुश्किल में है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि पेंशन कैसे लिया जाए। ये जनसंख्या आंकड़ा है इंडिया में, मतलब जो लोग इस रेंज में हैं 35 से 44, इवन 54, 35 से 45 के बीच में, ये सबको पेंशन चाहिए। मतलब जो 140 करोड़ आबादी है उसमें आप देखो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को पेंशन चाहिए, पेंशन नहीं है। इवन हमारे छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन देखो 3 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ लगभग आबादी है, 2 करोड़ 11 लाख पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब इनका बीमा हो सकता है। और हम लोग बीमा करते कितना है, और ऑलरेडी जो बीमा हमारे पास है वो है 44 लाख। 50 लाख भी मान लेते हैं, 2 करोड़ लोगों का बीमा होना है, 50 लाख बीमा पॉलिसी हुआ, 1.5 करोड़ लोगों का बीमा होना बाकी है, और हम लोग 5 लाख बीमा कर रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी है उन लोगों के पास जाने के लिए हमको 5 लाख और 1.5 करोड़ इतना दिन लग जाएगा, उन्हीं के पास जाने के लिए 25 साल लग जाएगा। और ये 25 करोड़ कहां पहुंचेगा, कहीं ना कहीं 5 करोड़ पहुंच जाएगा। मतलब इसमें देखो कितना प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि जी का झलक है चारों तरफ, हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि हम फील्ड में नहीं है। ये पुराना आंकड़ा है, मैं 2022 का मुझे नहीं मिला, गूगल से आप भी पूछ के निकाल सकते हो कि छत्तीसगढ़ में 2011 के सेंसस के हिसाब से 56 लाख परिवार हैं, 56 लाख परिवार हैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। 18 सेकेंड अभी लेफ्ट हैंड में लिखे, मैं लैंग्वेज नहीं बोला था, परिमल बाबू जो है वो उर्दू में लिखे हैं, पाया से उर्दू में लिखा है ना, नहीं इंग्लिश ही है लेकिन लगा पक्का 1 मिनट। डिफरेंस क्या है, हाथ तो उन्हीं के हैं है ना, इसमें आदत इसलिए हो गया, अच्छा से हो गया, जल्दी भी हो, और इसमें नहीं हुआ। तो कोई भी काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम तो हमको 21 दिन ये काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो ये आप रोज कर देखो। ये काम दिमाग से आप हटा दो। अभी तक मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में आपका कुछ चीजें बैठा हुआ है, उसको मिटाना जरूरी है। सबसे पहले ये बैठा हुआ है कि नौकरी करने वाले बेहतर होते, मैं दिखाया इंश्योरेंस सेल्समैन के सामने कोई नौकरी करने वाला कहीं आसपास लगता है, वहां एक आदमी 60 लाख रुपया कमाता है, और यहाँ 650 लोग 60 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और बाकी बेनिफिट भी गवर्नमेंट सर्वेंट से इसमें ज्यादा है। और ऊपर से हमारा काम से हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो देश का विकास का मैं एम्बेसडर हूं, समाज का विकास का एम्बेसडर हूं, परिवार का मैं दिखाया कि जिस परिवार में डेथ होता है, जिस परिवार में डेथ होता है उस परिवार के लिए एक एजेंट क्या होता है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि अगर चाहते हो खुदा मिले, अगर चाहते हो खुदा मिले, काम ऐसा करो कि दुआ भी मिले। पैसा तो बहुत काम से मिल जाएगा, पैसा तो बहुत कमा लोगे दुनिया में, जीवन में, लेकिन दुआ जो है वो पैसे से नहीं। तो ये काम ऐसा है, तो रेगुलर करना है, रोज करना है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मीटिंग में एक दिन में बहुत ज्यादा कुछ आप लेके नहीं जा सकते, और आपका ब्रेन ऑलरेडी मैच्योर है। तो सबसे जो जरूरी काम है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना प्राइमरी जॉब है, लिस्ट चाहिए। आपको प्रोडक्ट का जानकारी नहीं है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, चलेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स मतलब मेरा फ्रेंड्स और आपका फ्रेंड अलग है, जैसे आपका एबीसी और मेरा एबीसी अलग है, वैसे आपका फ्रेंड और मेरा फ्रेंड अलग है। मेरा फ्रेंड तो ये लोग हैं, एक मतलब सही जो फ्रेंड है वो, ठीक है। उसके बाद रिश्तेदार,
आपके जितना रिलेटिव है, जिनको आप शादी ब्याह परिवार का कोई भी काम होता है उसमें बुलाते हो। उसके बाद आई इंस्टीट्यूशन, जहां जहां आप जाते हो, बैंक जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, ITI जाते हो, तहसील ऑफिस जाते हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हो, जहां भी आप जाते हो। तीसरा, इंजीनियरिंग जॉब में आपका जो काम मदद ले, तो वो कारपेंटर हो सकता है, फिटर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, ऐसे लोग। उसके बाद पड़ोसी, आपके सामने पीछे आजू बाजू में जो पड़ोसी है, पड़ोस के गांव में जो लोग जिनको आप जानते हो, इनका। और उसके बाद जो मेडिकल, तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद देखो, जिनके पास लिस्ट नहीं है वो ऐसे हैं। जिन एजेंटों के पास लिस्ट नहीं है उनको छाया नहीं मिलता, वो सोचते रहते हैं जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, बेचारा दिल लेके जाऊं कहां, काम करने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। लेकिन जिनके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, ऐसा लिस्ट बन गया, 200-300 का लिस्ट तो बन ही जाएगा ना, 200 का तो लिस्ट बन ही जाएगा। तो 200 का लिस्ट बन गया और उसके बाद फिर जो है उसमें रोज कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे। देखो, रिलेटिव में, रिलेशन के मामले में हम लोग इतना अमीर हैं इंडिया में। रिलेशन के मामले में उनको बीमा नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको इसमें लिस्ट बनाने भी बैठोगे, बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं, लिस्ट तो मेरा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, 100-200 बनेगा। अरे एक बार बैठ के तो देखो, दिमाग में जोर लगा के तो देखो, दिमाग में जोर लगा के देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और रिलेशन के मामले में कुछ रिलेशन तो ऐसे हैं कि उनको बीमा लेना नहीं होगा, उनको बीमा चाहिए नहीं, तो वो मर के भी देगा। तो रिलेशन का एक ही थ्रेड आप पकड़ लो, साला, तो हो गया तुम्हारा साला। फिर तुम्हारे भाई का भी तो साला है, तुम्हारे दोस्त का भी साला है, दोस्त का भी साला है, हा? भाई का भी साला, भाई का साले का भी साला है, दोस्त का साले का भी साला है। तो ऐसा साला साला लिखते जाओगे, साला ही खत्म नहीं होगा। अब सोच रहे हो ना लिस्ट कहां से बनाऊंगा, तो इतना बड़ा लिस्ट बन जाएगा, लिस्ट खत्म ही नहीं हो। तो लिस्ट चाहिए, और लिस्ट में खुश मत हो जाना कि सभी लोग दिमाग लेंगे। लिस्ट बनने के बाद ये फॉर्मूला काम करता है। ऐसे क्वालिफाई करेंगे, पहले देखिए कि लिस्ट में कहां कहां आपको फायदा मिल सकता है। तो क्वालिफाई कैसे करेंगे, लिस्ट देने के बाद वो देखिए कि कितने लोगों का नौकरी हुआ है, कितने लोगों का वेतन वृद्धि हुआ है, किसका किसका अच्छा फसल हुआ, उसको ये सब साइड में लिखिए। इनमें से जो भी हुआ है जिसके साथ साइड में लिखिए। फिर जो है जिम्मेदारी भी देखिए कि ये लिस्ट में आदमी है, इसका ये जिम्मेदारी है, मैरिज कराना है बेटी का, या बच्चों को पढ़ाना है, मकान इमरजेंसी जो भी है उनको ऐसा जिम्मेदारी। और ऐसे भी लोगों से पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलेगा। जिसके वहाँ करीबी दोस्त का, रिश्तेदार का मौत हुआ है, या किसी को बहुत अच्छा पैसा क्लेम से मिल गया है, तो इस हिसाब से फिल्टर करके फिर उनके पास जाना है। तो ये सब औजार होते हैं, तो ये सब टेक्निक होता है। जो बात मैं कर रहा था कि आज की तारीख में मरने से ज्यादा जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। मरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर गया तो उतर गया ना, लेकिन आज की तारीख में जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि सबको 85 ईयर्स तक जिंदा रहना है। ये आंकड़ा कहता है कि लाइफ अब 85 ईयर्स हो गया है। वो तो हमारे लिए, ये जो यंग बैठे हो ना, तुम लोगों को 100 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। अगर काम अच्छा नहीं करोगे ना भैया, बाद में पछताओगे, फिर बात बताना कि दिया था। तो 100 साल तक जिंदा रहने के लिए इनकम चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा वो भी ऐसा चाहिए कि सोते हुए भी मेरा इनकम चालू रहना चाहिए। तो ये उपाय केवल LIC एजेंसी से हो सकता है। बहुत बढ़िया काम है, अभी दौर है, क्योंकि मनी बैक पॉलिसी में पुराने जमाने में क्या होता था कि चेक बनते थे, चेक पॉलिसी होल्डर अपना बैंक अकाउंट में जमा करता था, फिर क्रेडिट आता था, फिर पैसा मिलता था, समय लगता था। मनी बैक पॉलिसी में बीच बीच में सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहता है ना, तो पार्टी का भी मोटिवेशन चालू रहता है पॉलिसी आगे चलाने के लिए। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। सभी तालियों से सम्मान करें, सभी ताली बजाएं। ऐसा सम्मान बहुत मिलता है और हमारे आकर हमें सम्मान ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे सरकार की सभी ताली बजाए, अपना भी स्वागत करें ताली बजाकर और सरकार का भी स्वागत करें। ये सभी सर के सम्मान में करने के ताली बजाते हैं और आगे हम लोग यही चाहते हैं भविष्य में कि ऐसा मोटिवेशनल कार्यक्रम होता रहे और सबका साथ मिलता रहे, सबका साथ सबका विकास, LIC का साथ। सभी ताली बजाते हैं हम सबके बीच फूलों का वर्षा करते हुए सबका सम्मान कर रहे हैं। क्या औकात मेरी, मैं उनको बोलता हूँ कि आप जो सीनियर हो ना, आप क्यों ऐसे सोचते हो? घर है लेकिन मिल जाए तो मीनार है, तो बीमे का मीनार खड़ा करना है 15 तारीख को। तैयार होना साहब, तैयार हो। थैंक यू। अध्यक्ष श्री शालिग्राम साहू जी का, उनके संरक्षक श्री कन्हैया हुसैन जी का और सारे कार्यकारिणी मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रस्ताव मेरे पास लाया कि हम एक ऐसी मीटिंग करते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, संगठन की तरफ से रहेंगी। तो और इस मीटिंग को इतना शानदार बनाने के लिए मैं लियाकती संगठन का शाखा काकेर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये चीज आज संगठन और शाखा ने साबित कर दी है कि अगर हम साथ रह के चलेंगे तो हम शाखा को कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिशा मोड़ सकते हैं। आज इस यहाँ पर देखेंगे हॉल में तो करीबन 200 से ज्यादा एजेंट हैं, 250 एजेंट्स हैं और आज मेरे को इस शाखा में आए करीबन 12-14 महीने हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम 200 से ज्यादा साथियों को एक साथ एकत्रित कर सकें। और मेरे को लगता है कि काकेर की हिस्ट्री में भी कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि हम 200 से ज्यादा साथियों को एक साथ एकत्रित कर सकेंगे। तो मैं तहे दिल से लियाकती संगठन का शुक्रिया करता हूँ कि आपने काकेर शाखा के लिए ये इतनी अच्छी सोच रखी। उसके बाद सर्वप्रथम मैं अपने SBA साथियों का, CLI साथियों का और यहाँ मौजूद सारे अभिकर्ता साथियों का, सारे मेरे परिवार के सारे सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय और योगदान दिया। मैंने अभी सर की रिटायरमेंट के बाद, मतलब शंभू सरकार सर को मैं बिलासपुर से जानता हूँ और सर यहाँ पर भी रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा कि सर किसी ब्रांच की इस रिक्वेस्ट पे कभी आए हो। सर आई एम रॉन्ग है ना सर? सर इस काकेर शाखा की पूरी यूनिट, पूरे परिवार के एक सदस्य की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे परिवार में आए और इस परिवार को इतनी अच्छी आशीर्वचन दिए, इतना अच्छा मार्गदर्शन दिए और हम इस आपके इस पूरे एफर्ट का सम्मान जरूर रखेंगे सर और हम 15 तारीख को एक जोरदार तैयारी जरूर करेंगे। साथियों मैं चाहूंगा कि
एक बार खड़े होके इस परिवार का सारे सदस्य साथियों 2 मिनट बैठेंगे। मैं एक चीज आपसे बस